Hello and welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about BA English Literature. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिटरेरी पीरियड से. ठीक है, ये सारे पीरियड्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड पोइट्स एंड उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सबसे पहले हम लिटरेरी पीरियड से स्टार्ट करते हैं. जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से ही होनी चाहिए. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे पहला जो पीरियड आता है जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोला जाता है. ये 450 AD से लेके 1066 AD तक का ये पीरियड है. मीन्स आप मान सकते हो अराउंड 5th सेंचुरी के आसपास. ठीक है, 5th सेंचुरी के आसपास का ये पीरियड है. ओके, एंग्लो सैक्सन वर्ड आया कहाँ से, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एंग्लो सैक्सन जर्मैनिक ट्राइब्स से. ठीक है, ये 3 ट्राइबल ग्रुप से इसके अंदर हैं एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. ठीक है, ये 3 ट्राइब्स हैं. ये लोग डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स, ये तो प्रेजेंट डे आज ये कंट्रीज़ बनी हैं, पहले इन्हीं रीजन से, मतलब कि अभी हमने इनको नाम दे दिया है जैसे डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इन कंट्रीज़ के नाम हैं, लेकिन पहले तो ये सारे नाम नहीं थे. तो इन्हीं रीजन से ये लोग माइग्रेट करके ब्रिटेन के अंदर गए थे ब्रिटेन को कॉन्कर करने के लिए. ठीक है, चलिए. अब हम इस वर्ड को डिकोड करते हैं. सबसे पहला है एंगल. इस वर्ड का मतलब है हुक. हुक का मतलब है जब फिशिंग की जाती है तो एक हुक को नीचे पानी में डाला जाता है. ठीक है, उसी हुक की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि ये लोग जहाँ से आए थे वहाँ पे फिशिंग वगैरह ये लोग करते थे. ठीक है, इस वर्ड का मतलब है हुक. और दूसरा है सैक्सन वर्ड. ये वर्ड CX से आया है. इसका मतलब होता है स्वॉर्ड, मीन्स एक तलवार. ठीक है, ये तलवार भी अपने साथ रखते थे. ठीक है, यहाँ से तो इस वर्ड का ओरिजिन होता है. ये लाइन आपको याद रखनी है. ठीक है, जब ये लोग ब्रिटेन के अंदर आते हैं उस टाइम पे रोमन एम्पायर अपने डिक्लाइनिंग फेज पे था. ठीक है, तब ये लोग इंग्लैंड के अंदर आते हैं. ओके, चलिए. इस टाइम पीरियड की जो लिटरेचर है वो हम उसकी डिवीजन कर सकते हैं. पहली है पेगन लिटरेचर और दूसरी है क्रिश्चियन लिटरेचर. पेगन लिटरेचर के अंदर ओरल सेजेस हैं जो ये लोग अपने रीजन से वहाँ पर लेकर आए थे. मीन्स ऐसी स्टोरीज या फिर ऐसी पोएम्स जो ये लोग ओरली बोलते थे. ठीक है, एंड इसके बाद आती है क्रिश्चियनिटी. मीन्स क्रिश्चियन रिलीजन आ जाता है उस रीजन में. ठीक है, मीन्स पहले तो पेगन थे और बाद में यहाँ पे इस रिलीजन का डिक्लाइन हो जाता है. बेसिकली मतलब कि जो भी इसको फॉलो करते थे उन सब का डिक्लाइन होता है और क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होता है. इन लोगों के आने के बाद ब्रिटेन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, क्योंकि पहले जो ये लोग प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे या जैसे रहते थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि एंग्लो सैक्सन लोग अपने साथ वॉरियर कल्चर, अपनी लैंग्वेज जो कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बाद में जाके इवॉल्व हो गई थी, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं. तो ऑब्वियसली जब बाहर के लोग किसी रीजन में आएंगे तो वो अपनी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लेके जाते हैं और उस रीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. जब ये लोग ब्रिटेन में जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो वहीं के लोगों के साथ इनके काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन बाद में वाइकिंग इन्वेजन के साथ इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है, और ये जो वाइकिंग इन्वेजन है इससे सोसाइटी के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, चलिए. अब हम बात करते हैं 7th सेंचुरी की. एक सेकेंड मैं आपको ना थोड़ा ये बैकग्राउंड बता देती हूँ. 7th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, पेगनिज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ एक शिफ्ट देखा गया. इस कन्वर्जन के होने का भी एक कारण है. ठीक है, ये कन्वर्जन होता है एक पोप के द्वारा, जिस पोप को भेजा गया कि आप एंग्लो सैक्सन्स में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो. और ये क्रिश्चियनाइजेशन फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिश्चियन थीम्स थी उनका जर्मैनिक पेगन ट्रेडिशंस के साथ जो है उनको मिलाया गया और बाद में जो भी टेक्स्ट बनते हैं, जो भी लिटरेचर हम देखते हैं उसमें इन दोनों का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है. ठीक है, चलिए. अब हम बात करते हैं नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर की अंडर द लीडरशिप ऑफ एडन. और ये लिटरेचर नॉर्थम्ब्रिया नाम के एक प्लेस पे फ्लरिश करती है. ठीक है, इनकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह ओपन किए थे. यहाँ पे काफ़ी सारे मोनेस्टिक सेंटर्स थे जहाँ पे बैठकर लिटरेचर का वर्क किया जाता था. ठीक है, वहीं पर ही ये 3 फेमस पर्सन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इन लोगों ने भी जो लिटरेचर लिखी थी उसको हम इस लिटरेचर के अंदर, मीन्स नॉर्थम्ब्रिया लिटरेचर के अंदर शामिल करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन है बेड. बेड से स्टार्ट करते हैं. इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिसका नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ऑफ द इंग्लिश पीपल. ठीक है, ये इनका बहुत फेमस वर्क है जो इन्होंने लिखा था. एंड इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं
उसके अंदर ये बाइबल के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं बाइबल बुक के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी हेजियोग्राफीज लिखी हैं, सेंट्स की बायोग्राफीज भी लिखी हैं। एक और इनका फेमस वर्क है जिसका नाम है दी नेतुरा रेरम, ठीक है। ये भी इनका फेमस वर्क है। सो ये जितने भी फेमस वर्क्स हैं आप इनके नाम याद रखना। इनकी एक डिज़ायर थी कि ब्रिटेन के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है। सो ये इनकी एक डिज़ायर थी और ये वही करते हैं, क्योंकि आपने यहीं से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये बाइबल के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखते हैं एंड बाइबल के बारे में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है केडमन, ठीक है। इनके वर्क्स के बारे में हमें पता चलता है बेड के वर्क्स से, ठीक है। बेड ने जो वर्क लिखे हैं ना, वहीं से ही हमें इनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिसका नाम है केडमन हाइम, ठीक है। इसके अंदर ये गॉड को प्रेज करते हैं कि उन्होंने कैसे हेवन को और अर्थ को क्रिएट किया है, ठीक है। चलिए मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ इनके वर्क की, बहुत ही अच्छी जो है ये स्टोरी है। जो केडमन थे ना, ये बहुत ही शाय थे, ठीक है। ऐसा हमें जो बेड हैं उनके जो वर्क्स हैं उनसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा शाय थे। ये कम्युनल प्रैक्टिसेस के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे सिंगिंग का काम है, स्टोरी टेलिंग का काम है, जो कि मोनेस्टिक लाइफ में होता ही है। ये अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। एक बार क्या होता है, एक रात को उनको एक ड्रीम आता है। ये बहुत ज़्यादा ना एम्बेरस फील कर रहे थे कि इनके पास इतनी अच्छी ये सारी एबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। सपने में क्या होता है, इनको मतलब कि इंस्ट्रक्शन मिलती है सपने में कि तुम बहुत अच्छे से सिंगिंग कर सकते हो, ठीक है। अगले दिन क्या करते हैं, ये अपने ड्रीम को जो मोनेस्ट्री के लीडर्स हैं उन सबको बताते हैं कि उनके अंदर तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है। और मोनेस्ट्री के अंदर बाकी लोग इनको एनकरेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये क्रिश्चियन पोइट्री लिखना स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूसली ये काफ़ी सारी पोएम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर जो बाइबल से रिलेटेड हैं या रिलीजियस थीम से रिलेटेड काफ़ी सारी पोएम्स लिखते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी एक ड्रीम से, ठीक है। इनके बारे में हमें जितना भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी हमें बेड के वर्क से मिलती है, ठीक है। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट्री कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन जो रिलीजन है इसके ऊपर और रिलीजियस जो पोइट्री है, पोएम्स है, वो काफ़ी सारी लिखी हैं। इसीलिए केडमन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट्री बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका एक और वर्क है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है पैराफ्रेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइने वुल्फ के बारे में। ये भी एक पोइट थे, ठीक है। अब इनके बारे में ना हमें बहुत सारे इनके बेसिकली वर्क मिलते हैं, ठीक है। अब ये एंग्लो सैक्सन पोइट थे, ओके। एंड इन्होंने क्या करा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ओनली पर्सन थे जिन्होंने अपनी पोएम्स को साइन किया था, ठीक है। और साइन भी ये थोड़ी अलग से स्टाइल में करते थे जिसको थोड़ा सा डिकोड करना पॉसिबल नहीं था। वो बहुत सारे वर्क्स के अंदर हमें वो साइन मिला, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये अपने वर्क्स को साइन करते थे और ये हमें एक टाइप का एक की मिल गई जिससे हम इनके वर्क्स को फाइंड कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी वर्क हैं जिनको इन्होंने साइन नहीं किया था, लेकिन काफ़ी सारे वर्क्स को इन्होंने साइन कर रखा था। इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स को साइन कर रखा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनको इन्होंने साइन नहीं किया। जो साइन नहीं करे थे उसमें द ड्रीम ऑफ द रोड, ठीक है, ये एक वर्क है। इसके अलावा भी 2-4 वर्क्स और हैं और ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनको इन्होंने साइन किया था। अभी हमने जितने भी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इनको हम नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर से जानते हैं, ठीक है। मीन्स इसी के अंदर ही हम इन तीनों को कंसिडर करते हैं। एंड नॉर्थम्ब्रिया के कॉन्स्क्वेट के साथ इस लिटरेचर का भी डिक्लाइन हो जाता है। मीन्स जो पोइटिक पीरियड था वो एंड हो जाता है, अब प्रोस लिटरेचर की स्टार्टिंग होती है। एल्फ्रेड द ग्रेट के एक पर्सन है, ये स्टार्ट करते हैं प्रोस लिटरेचर को। अब पोइटिक पीरियड खत्म हो गया, प्रोस लिटरेचर स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत फेमस पर्सन है जिनको हम प्रोस लिटरेचर का फादर मानते हैं, जिनका नाम है एल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये पूरी नॉर्दर्न कंट्री के लॉर्ड बन जाते हैं, मीन्स इस पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और लिटरेचर के अंदर भी इनको एज अ हीरोइक फिगर जो है दिखाया जाता है। मीन्स इनके टाइम पे जितने भी लिटरेचर लिखी गई उसमें इनको एज अ हीरो माना गया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया था। एंड ही चैम्पियन द यूज ऑफ, एक सेकेंड ये क्या हो गया, एंड ही चैम्पियन द यूज़ ऑफ ओल्ड इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब कुछ टेक्स्ट इन्होंने इनकी डायरेक्शंस के अंदर जो ट्रांसलेट किए गए थे उसमें है पेस्टोरल केयर बाय पॉप ग्रेगरी द ग्रेट। नेक्स्ट है एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाय बेट, इस वर्क को भी ट्रांसलेट किया गया। एंड डायलॉग्स बाय ग्रेगरी द ग्रेट। ये जो वर्क है ये ग्रेगरी द ग्रेट का है। ये दोनों वर्क
एक पोप ने लिखे थे, ठीक है, इनको भी इनकी डायरेक्शंस के अंदर ट्रांसलेट किया गया। एंड इनके टाइम पीरियड पे ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं, काफ़ी सारे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स के अंदर एक रिफॉर्म ये था कि जो एजुकेशन है उसको वर्नाक्युलर मीन्स ओल्ड इंग्लिश के अंदर ही स्टार्ट किया जाए, ठीक है। एजुकेशन इसी लैंग्वेज के अंदर दी जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर एलिवेट किया, मीन्स बहुत सारा जो लिटरेरी वर्क किया जाता था इनके पीरियड के अंदर वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर किया जाता था, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो जाता है। लेकिन जो हमने अल्फ्रेड के बारे में पढ़ा है, सेनवुल्फ, केडमन और बेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब एंग्लो सैक्सन्स के बारे में हमने जो भी पढ़ा ये कंप्लीट होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वही पढ़ी हैं। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मुझे लगता है एंग्लो सैक्सन जो ये पीरियड हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप अगर कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये कंटेंट इनफ होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे जो पूछा जाएगा, सो आप कितने भी मार्क का क्वेश्चन लगा लो, जैसे 8 मार्क्स का आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स का ही आता है, ठीक है, और 10 का आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर लिखने के लिए इतना कंटेंट इनफ है। एंड सिर्फ आपसे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे लिटरेरी पीरियड्स को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप एंग्लो सैक्सन पीरियड को आराम से इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंग्लो नॉर्मन डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।